हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 एमपी बोर्ड हिंदी के वार्षिक पेपर का सारे सॉल्यूशन। ये सेट सी का मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास दूसरा सेट है तो भी आप इसे देख सकते हैं, बस थोड़ा क्रम चेंज रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, विप्लव के वीर किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बादलों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध न हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं मुक्तक काव्य। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? दोस्तों इसका आंसर है हमारा अवधी भाषा में की है। उषा का जादू कब टूटता है? तो इसका आंसर है सूर्योदय होने पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों अंट संट। इसका आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी इसका आंसर है। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो दोस्तों किस बात के लिए तड़पता था? इसका आंसर है पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला जाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नाटक का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई स्टूडेंट्स पर आप आज बनाने हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों संवाद। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, टिक द करेक्ट देखते हैं, कवि भार लिए फिरता है। तो इसका है जग जीवन का। निम्नलिखित में से किस रस को रसराज कहते हैं? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस को, ठीक है। इसके बाद है, भक्त रहने वाली थी झूसी की कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक। और सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था? यशोधर बाबू था। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिशाओं को खालिस्तान की तरह बजाते हुए। तो इसका हो जाएगा मृदंग, ठीक है। जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा वर्णिक छंद। बाजार का जादू खालिस्तान की तरह काम करता है, तो आँख की तरह काम करता है। इसके बाद ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है, तो इसका क्या है? शब्द है। इसके बाद अब हम सत्य सत्य देखते हैं दोस्तों। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो ये हमारा पहला वाला सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। इंद्र सेना का दूसरा नाम मेंढक मंडली था, ये भी सत्य है। शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, नहीं 3 प्रकार की होती है, तो इसलिए ये हमारा असत्य है, ठीक है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी, तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है, तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद अब हम सही जोड़ी देखते हैं दोस्तों। कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की रचना है, तो इसका घा हो जाएगा ओज गुण। ओज गुण की सही जोड़ी हो जाएगी वीर रस, क्योंकि वीर रस में ओज गुण होता है। अब इसके बाद सिल का रंग, सिल का रंग क्या होता है? काला, तो ये तीसरे वाले का काला हो जाएगा।
पहलवान की ढोलक। ये जो है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, तो इसकी जोड़ी ये हो जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। सिल्वर बेडिंग, सिल्वर बेडिंग का दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, तो इसका ये हो जाएगा। और नाटक, नाटक एक दृश्य काव्य की विधा है। तो दोस्तों यह मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ये सारे आप बड़े ही आसान में आपको बता देता हूँ। पहला है पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। तो इसका मैं आपको मौखिक ही बता देता हूँ कि मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि जो लोगों को गुड़ मतलब खाने की भी आवश्यकता होती है पानी के साथ साथ, तो इसलिए की जा रही है। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर। बिल्कुल आसान है कि आत्मकथा स्वयं लिखते हैं, जीवनी कोई दूसरा लिखता है। और आत्मकथा में अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर जो है हम लिखते हैं, वहीं जीवनी में बिल्कुल तटस्थ होकर लिखते हैं। तो ये इसमें 2 अंतर हो गए। उपन्यास और कहानी में 2 अंतर ये हैं कि उपन्यास का आकार बड़ा होता है और कहानी का छोटा होता है। और उपन्यास में पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है, कहानी में कम होती है। इसके बाद ये अब हमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उसके पास मात्र 200 रुपये हैं, इसका ये हो जाएगा। इसके बाद उपरोक्त कथन सही है, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह कथन सही है। इसके बाद दोस्तों निम्न अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वह मेरा मित्र है, इसको हमें बिना भाव बदले निषेधात्मक बनाना है, तो इसका बन जाएगा वह मेरा दुश्मन नहीं है। आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, इसका मिश्रित वाक्य बनाना है, तो इसका हो जाएगा जो व्यक्ति आलसी होता है वह उन्नति नहीं कर सकता। इसके बाद ये देखिए दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, वह शब्द शक्ति जो कि सीधा सीधा अर्थ बताती है उसे अभिधा कहते हैं। उसका उदाहरण हो जाएगा जैसे कि राम जा रहा है, तो इसमें सीधा सा अर्थ निकल रहा है। इसके बाद निपात शब्द की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखना है। तो निपात शब्द वह शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर भी जो है निपात शब्द है क्योंकि ये बात पर जोर देने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। तो यशोधर बाबू की जो पत्नी होती है दोस्तों वो ढल सकने में इसलिए सफल होती है क्योंकि उसका खुद का व्यक्तित्व नहीं होता है, उसको अपनी जेठानियों के अंडर में रहना पड़ता है शुरू से ही, और इसलिए जब उसको बच्चों से इज्जत मिलती है तो वो समय के साथ ढल जाती है। वहीं जो यशोधर बाबू होते हैं वो परंपरावादी किस्म के थे और वो किशनदा के आदर्शों का पालन करते थे और इसलिए फिर वो अपने बच्चों के हिसाब से नहीं ढल पाए। उसके बाद दोस्तों ये है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो इसका ये कि लेखक के मन में आत्मविश्वास ऐसे पैदा हुआ कि उसके जो टीचर थे मराठी के, तो वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कविता पढ़ाया करते थे और वो उसको अच्छे से गा के भी समझाया करते थे, छंद वगैरह के बारे में बताया करते थे। तो और उसके साथ साथ वो जो टीचर थे उसके वो खुद भी एक कवि थे। तो इससे जो है लेखक को ये पता चला कि कवि भी एक साधारण इंसान होता है और उसने सोचा कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। तो यहाँ से उसमें जो है आत्मविश्वास पैदा होता है कि वह भी स्वयं कविता रच सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी है। तो इसमें कुछ बातें हैं कि पहली बात तो ये कि हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए मुद्रित माध्यमों में लिखते वक्त।
दूसरी बात यह है कि हमें सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए और तीसरी बात यह है कि कठिन और गूढ़ शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा छायावाद की 2 विशेषताएं एवं 2 कवि के नाम लिखना है। तो छायावाद की एक विशेषता ये कि छंद विधान में नूतनता होती है और एक विशेषता ये है कि भाषा में लाक्षणिकता एवं वक्रता होती है। और छायावाद के 2 कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हो गया और महादेवी वर्मा हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए। ठीक है, इसके बाद ये अथवा में था इसके प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम। तो प्रयोगवाद की विशेषता ये है कि इसमें भावनात्मकता की जगह पर बौद्धिकता पर अधिक बल दिया गया है और दूसरी ये है कि इसमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव परिलक्षित है। ठीक है, इसके बाद ये देखते हैं, इसके कवियों के नाम आप सर्च कर सकते हो। भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का दोस्तों ये अभिप्राय है कवि के अनुसार कि हमें भाषा को अच्छा दिखाने के चक्कर में, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के चक्कर में ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती में कि अपनी बात का जो मेन भाव है वही खो जाए, और हमें मतलब सीधी सादी भाषा का यूज करना चाहिए। तो इसी को कहा है कवि ने भाषा को सहूलियत से बरतना। इसके बाद दोस्तों हमारा छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने से क्या अर्थ निहित है? तो ये अर्थ निहित है कि कवि जो है वो अपने कागज के पन्ने को एक छोटा खेत मानता है, जिसमें वो कहता है कि मैं शब्द रूपी बीज बोता हूँ। तो इसलिए इसका ये अर्थ है कि कवि जो है अपने खेत को, अपने कागज के पन्ने को खेत से कंपेयर करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सोटा छंद की परिभाषा है। तो सोटा छंद जो है दोस्तों दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन नैनी। ठीक है, ऐसा कुछ है। और फिर क्या था, इसका उदाहरण आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, शांत रस की परिभाषा ये हो जाएगी, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो वह शांत रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और शांत रस का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों क्या, मीरा की वो है ना, क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये शांत रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आया था। बड़ा ही सिंपल है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का छोटा होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, वहीं खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। तो ये 2 इनमें अंतर हो गए। तो मैंने आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।